मुझे आप लोग जानते हैं, आई बिलीव सब लोग जानते हैं, डॉक्टर फहद फारूकलासी इज द नेम. आई एम द एडिशनल डायरेक्टर QL. By profession, I'm from health sciences, and I have been working in academics as academician for the last 18 years. I've worked in different universities, public and private both. I've been into different roles since I've started my session of work. Start किया था एक लेक्चरर से और एकेडमिकली एसोसिएट प्रोफेसर तक गया. साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को अपहोल्ड कर लिया इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में कई पोजीशंस को टेक केयर किया, जिनमें से कई एकेडमिक्स की पोजीशन भी रही हैं. आई वॉज एक्टिंग रजिस्ट्रार ऑफ अ यूनिवर्सिटी. I was director of quality assurance for the last 15 years at different universities. मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि हेल्थ साइंसेज से हूं तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट. वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो टीचर्स को टीचिंग मेथडोलॉजीज के बारे में टीच करता है. वो उन्हें बताता है कि आजकल के बच्चे की नीड क्या है और जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं शायद वो आपकी, हमारे पास तो क्लासेस होती है 400 बच्चे की क्लास, हेल्थ साइंसेस. इट्स इन अ शेप ऑफ एन ऑडिटोरियम. 400 बच्चा होता है, एक टीचर होता है और उन 400 बच्चों को डील करना होता है. तो क्या आपको लगता है कि वो 400 बच्चे सेम मेंटालिटी, सेम सोशल स्टेटस, सेम कम्युनिटी और सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए? नहीं. तो आपको यह क्यों लगता है कि आपका एक सिंगल तरीका पढ़ाने का उन सब के ऊपर इंप्लीमेंट होता है? 400 डिफरेंट चेहरे, 400 डिफरेंट थॉट्स एंड बैकग्राउंड्स, और शायद इतने ही हमारे पास तरीके हैं जिन तरीकों से हम पढ़ा सकते हैं. ओके, अच्छा, ये स्लाइड्स तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा. ये सिर्फ हैं इसलिए कि ठीक है, सामने कुछ रोशनी होती है ना तो इंसान जागता रहता है. मेरे देखेंगे उससे बेहतर है ये देख लें तो पता चल जाएगा. हम बात किस बारे में करेंगे? हम दो मेजर चीजों के बारे में बात करेंगे. हम ये बात करेंगे कि आप पढ़ाते कैसे हैं. व्हाट इज टीचिंग फॉर यू? आप लोगों के लिए टीचिंग क्या है ये बताइए. कोई बता सकता है? अगेन, नो कम्युनिकेशन. और मेरे लिए टीचिंग इज कम्युनिकेशन, राइट? तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स. मैं आप लोगों में से रैंडमली पूछता हूं, सर आपका टीचिंग स्टाइल क्या है? व्हेन यू गो इनटू द लेक्चर आप कैसे पढ़ाते हैं? सर मेरा मोस्टली जो इंटरेक्टिव होता है, मेरा कोशिश करती है कि 80-90% ठीक है, एंगेजमेंट रहे. ठीक है, वो होता है क्वेश्चन, अगर मैं देखता हूं कि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है, मेरा मैक्स जो होता है कि मैं उससे कोई क्वेश्चन करूं, ठीक है, उसका फीडबैक आता है, उसकी बेसिस पे फिर मैं आगे. ठीक है. मैक्सिमम क्लास आपने कितनी बड़ी क्लास पढ़ाई है? अभी जो है 73 है. 73 है, राइट. इरफान साहब आपसे पूछते हैं. सर मैं उन्हें पॉइंट्स बता देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ कि ये अपकमिंग क्लास में हम ये चीज पढ़ेंगे. अच्छा, स्टूडेंट जो है पहले से कुछ नॉलेज गेन करके आया हुआ था. ठीक है, सारी तवज्जो उसी की होती है. गुड, ओके. राजा साहब, सर. ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड, राइट. ये तो सीधी सीधी बात है ना. स्टूडेंट तो प्रिपेयर कहां होता है? कभी नहीं होता. ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड, जबरदस्त. अब एकेडमिक्स से पूछते हैं. एकेडमिक्स सर कैसे पढ़ाया जाता है? यूजुअल क्लास कैसी होती है? टीचिंग तो फीलिंग होती है
क्लास के लिए स्टार्ट किया कि स्टूडेंट का डे लेवल क्या है, माइंडसेट, ठीक है, एंड एवरी सब्जेक्ट देयर आर अराउंड माइंडसेट्स, ठीक है, टीचर हैज टू क्लियर, ठीक है, एंड ही इज इंटरैक्टिव, एंगेजिंग, ठीक है, और विद द पॉजिटिव एनर्जी ही इज एंगेज्ड इन द क्लास, ठीक है, एंड कोर्स कंटेंट इज नॉट एन इशू। ठीक, ओके ओके। यहाँ पे लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी हैं आपके, और मैनेजमेंट साइंसेस के लोग भी मौजूद हैं, ठीक। एक टर्म है जिसे कहते हैं पेडागॉजी, और एक टर्म है जिसे कहते हैं एंड्रोगॉजी, राइट। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो जानते हैं कि व्हाट डज पेडागॉजी मीन्स? टीचिंग मेथड को पेडागॉजी। एंड्रोगॉजी ये तो मतलब कि जब स्टूडेंट जो है उसकी एज थोड़ी ज्यादा हो तो उसकी जो टीचिंग मेथड अडॉप्ट की जाती है वो कहलाती है। अच्छा, कुछ हद तक मैं कहूंगा हाँ, कुछ हद तक कहूंगा हाँ, यूर राइट, टू एन एक्सटेंट ये बात सही है, बट नॉट इंटायरली। देखिए, हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम उसे बता रहे हैं वो उसका मतलब समझ रहा है। जब मैंने ये 2 वर्ड्स आप लोगों तक थ्रो किए तो मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि उसका जवाब आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं आपको यहां पे पढ़ाने के लिए आया हूं, एग्जाम लेने के लिए नहीं आया। एग्जाम तो बाद में लेगा और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसको सब पता होगा। तो जनाब, अगर उसे सब कुछ पता है तो फिर तो टीचर की जरूरत नहीं है। टीचर की जरूरत है, बड़े बड़े राइटर्स ने बहुत मोटी मोटी किताबें जिनको अवार्ड्स मिले वो लिख दी हैं। तो बच्चे को एडमिशन दीजिए, किताबों की लिस्ट दीजिए और कहिए सर 4 महीने बाद इस डेट को एग्जाम देने आ जाइएगा। क्या हम ऐसा करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि हैविंग नॉलेज इज समथिंग एल्स। आपके पास बेइंतहा नॉलेज मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर उन किताबों को इसे पढ़ के सबने बन जाने तो यूनिवर्सिटी को तो बंद हो जाना चाहिए। इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। यूजुअली मैं किसी जगह पे रिलीजन का नहीं करता जिक्र, रिलीजन को बीच में नहीं लाता, लेकिन कुरान को दुनिया एक कंप्लीट किताब मानती है, राइट? क्या एक आम आदमी जो कुरान पढ़ता है वो उसे समझता भी है? नहीं। तो उसको समझने के लिए कौन चाहिए? कौन चाहिए था? किसने समझाया? नबी के थ्रू आया ना कुरान, नबी के थ्रू आया ना, अंबियाओं के थ्रू आपको गाइडेंस दी गई ना। फिर उस कुरान के एंड होने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशंस आती रही। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अल्फाज के मुताबिक उसे इंटरप्रेट किया, बाउंड्रीज में रहते हुए, और लोगों को समझाया। तो दैट मीन्स किताब और नॉलेज का होना और उसे इंटरप्रेट करके स्टूडेंट तक पहुंचाना आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। वर्ड पेडागॉगी, वर्ड पेडागॉगी ये ग्रीक लैटिन वर्ड है। पेडागॉगी का मतलब होता है टीचिंग मेथड्स ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, जैसे उन्होंने कहा छोटी एज के बच्चे, वो पेडागॉगी। ये मैं आपको आसान अल्फाज से बता रहा हूं इसलिए कि हम वी कैन प्ले विद वर्ड्स अ लॉट, लेकिन वो मैसेज अगर नहीं पहुंचता तो इट्स यूजलेस, राइट? एंड्रोगॉगी क्या है? एंड्रोगॉगी इज टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स ऑफ एडल्ट्स। टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स कौन है? 18 साल और उससे बड़ा वाला बच्चा, वो क्या है? एडल्ट है हमारी डेफिनेशंस के मुताबिक ना। 18 साल में आईडी कार्ड बनता है ना आपका, एडल्ट हो जाते हैं आप, उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो भी करें। तो एडल्ट्स का लर्निंग का मेथड। पेडागॉगी को और क्या कहा जाता है? हम इसे कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल समझते हैं? अगर आपने एनिमल हर्ड्स देखे हो तो उनका एक लीडर होता है।
एक लीडर होता है और उसके पीछे सैकड़ों भेड़े होती हैं। वो लीडर चलता जाता है, भेड़े साथ साथ चलती जाती हैं। लीडर मुड़ जाता है तो भेड़े मुड़ जाती हैं। ऐसा ही होता है। लीडर क्लिफ से गिरता है तो वो सारी भेड़ें रुकती नहीं है, उसके साथ दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम दी क्लिफ। दिस इज पेडागॉजी। टीचर आता है, टीचर आगे खड़ा हो जाता है और टीचर जो बताता है, अब टीचर वो आखिरी सोर्स है जिसके लिए बच्चा जो है ना वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ लेता है। कहता है मेरे टीचर ने बताया है। आप गलत हो, सही कौन है? टीचर। क्यों? क्योंकि आपने उसको वो गाइडेंस दी है कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है, इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा था वो सही है। दुनिया भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, कुछ भी करती रहे, मैंने बताया यहां लिखा है। और ये तुम्हें क्यों आना चाहिए? क्योंकि तुम क्या करोगे? तुम वो एग्जाम दोगे। उस एग्जाम में मैं तुम्हें मार्क्स तब दूंगा जब वो 4 वर्ड तुमने यहां से लिखे हुए उसमें लिखे होंगे। परफेक्ट बेटा, मेरा लेक्चर तुमने सही पूरी तरह से फोटोकॉपी करके बुक में लगाया था, पूरे मार्क्स। क्या यह सही तरीका है? सही तरीका है? नहीं। आप में से कितने लोग पेपर चेक करते हुए ये चेक करते हैं कि करंट रेफरेंस उस जवाब में है या नहीं? वेरी नाइस। अगर आप करते हैं तो बेहतरीन काम है। जो लोग करते हैं बेहतरीन। आई एम नॉट सेइंग आप लोग नहीं करते, मैं आई एम जस्ट गिविंग इट अ स्टेटमेंट कि आप इसे अगर करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए और फिर उस जवाब को सही या गलत मानना चाहिए। दिस इज एंड्रोगॉगी। पेडागॉगी में आप टीचर सेंटर्ड होते हैं। जैसे अभी है, आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूं वो पत्थर पे लकीर हो रही है। सर आपने कहा था तो ये ऐसा ही होने वाला है, मैं तो अब पेपर ऐसा ही बनाऊंगा क्योंकि आपने बोला था, क्योंकि आपने मुझसे सवाल नहीं करा, राइट? क्योंकि आपने कम्युनिकेट नहीं किया। दिस इज पेडागॉगी कि मैंने एक स्लाइड लगा दी है और मैं यहां पे आपको पूरा लेक्चर जो है ना वो वॉमिट करके चला जाऊंगा और दैट्स पेडागॉगी। एंड्रोगॉगी क्या होगी? एंड्रोगॉगी ये होगी कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होगी। एंड्रोगॉगी इज स्टूडेंट सेंटर्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ टीचर इज गॉन। यू आर नो लॉन्गर अ टीचर। पेडागॉगी में होता है टीचर, एंड्रोगॉगी में होता है फैसिलिटेटर। ये दो टर्म्स बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। टीचर, फैसिलिटेटर। टीचर का काम क्या है? टीच करना, फैसिलिटेट करना नहीं। फैसिलिटेटर का काम क्या है? उसको हेल्प करना उसकी लर्निंग में। तो टीचर का रोल अब ऑब्सोलीट हो गया। टीचर का रोल वहां तक होता है जहां तक बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत अभी डेवलप हो रही है। जब हो चुकी तो वहां पे अब वो खुद सोच सकता है, समझ सकता है, रिसोर्सेज ला सकता है। दैट इज एंड्रोगॉगी। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी अगर स्लाइड्स चेंज की जा सकें? अच्छा, तो ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं ये स्लाइडें चेंज करने के चक्कर में लगा रहूंगा तो पता नहीं शायद आप लोगों का लेक्चर कहां का कहां चला जाएगा। तो ये था, आगे चलें। अच्छा, so this is the difference between the pedagogical approach and andragogical approach. क्या क्या डिफरेंस आ जाता है जी पेडागॉजिक में? डायरेक्टिव टीचिंग, मैं खड़ा हूं और मैं आपको आई एम बम्बार्डिंग यू विद नॉलेज एंड एवरीथिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग इज आप बैठ के सिर्फ नोट बना रहे हैं। क्योंकि अगर मेरा बताया हुआ लफ्ज मिस हुआ तो पेपर में से 1 नंबर गया। ठीक है ना? अच्छा जी, अब आगे चलें। अच्छा, इसकी टेस्टिंग क्या, इसका सीखने का तरीका क्या होता है? जो हम बचपन में किया करते थे, क्या करते थे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होती थी? रट्टा। एक चीज को बार 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 पढ़ते रहो। अब मतलब समझ में आए ना आए, लेकिन जिस वक्त पेन और कागज हाथ में आएगा मैं वो पूरा छाप दूंगा। या बच्चे को कहते थे बेटा इस सवाल को ना 10 दफा लिख लो, 11वीं दफा तुम आंख बन के लिख दोगे, समझ में आए ना आए। तो पेडागॉगी। आगे चले। अच्छा, अब एंड्रोगॉजी में क्या है? सिखाने वाले की मर्जी नहीं चलेगी। किसकी मर्जी चलेगी? सीखने वाले की। तो ये लर्नर सेंटर्ड है।
लर्नर क्या सीखना चाहता है वो सिखाएंगे आप उसे, जो उसको ऑलरेडी पता है वो नहीं। दूसरा रेलेवेंस, आपने पढ़ा दिया लेमिनर फ्लो क्या होता है, क्या होता है लेमिनर फ्लो, एक बड़ा सा वर्ड फेंका ना मैंने आपकी तरफ, अब ढूंढते रहो। मैं बेस्ट टीचर हूं, मैंने इतनी मुश्किल चीजें आती हैं मुझे जो आपको नहीं आती, इसलिए मैं बेहतरीन टीचर हूं, ठीक है। बजाय इसके मुझे क्या करना चाहिए था, आई नीड टू ईज इट अप एंड आई नीड टू पुट इट इन वर्ड्स जो आपको समझ में आते हो, ठीक है, राइट। फिर आपने पढ़ा दिया कि लेमिनर फ्लो का वर्ड फेंक दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि डेली लाइफ में वो कहां नजर आता है। तो अगर मैं आपको ये बता देता कि पानी का वो फ्लो जो देखने में आपको स्टेशनरी लगे, उस फ्लो को कहते हैं लेमिनर फ्लो, ठीक, जिसमें ऐसा लगता है कि ये स्टेशनरी है एंड इट डज नॉट मूव, उसे कहते हैं लेमिनर फ्लो। उसमें आप फिंगर पास करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो चल रहा है वरना नहीं चलता, राइट। कंप्यूटर साइंस वाले प्रोबेबली नो दैट वर्ड, क्योंकि वो ऑप्टिकल्स में आपके ऑप्टिक फाइबर एंड उसकी स्टडीज में द लेमिनर थिंग कम्स इन। तो मुझे लाइफ एग्जांपल्स बतानी है, लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करना है, बजाय इसके कि एक बड़े बड़े वर्ड्स आपकी तरफ फेंक देने, ठीक है। तो अच्छा, एंड देन आप क्या करते हैं, आप पॉइंटर्स बताते हैं आपको क्या आना चाहिए, और फिर आप क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा कि हम पहले से पॉइंटर्स दे देते हैं और बच्चे से कहते हैं बच्चे बेटा पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास के लिए। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू डू। आप पहले से उसको बता देते हैं बेटा ये है, इसके बारे में पढ़ के आएंगे ना तो डिस्कशन में मजा आएगा, ठीक है। वो जाता है, पढ़ता है, समझ में नहीं आता क्वेश्चंस बनाता है, आता है आपसे पूछना शुरू करता है, आप कंपार्टमेंट नहीं करते, अब वो आपसे पूछना शुरू करता है, सर मुझे ये समझ नहीं आया था, सर मुझे ये समझ नहीं आया था, सर मुझे ये नहीं समझ में आया था, मेरा ये सवाल है, और आप उनको जवाब देते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते आमतौर पे एज टीचर्स? जो लोग करते हैं वेरी गुड, जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते? क्योंकि हम डरते हैं, पता नहीं वो क्या पूछने वाला है। हमेशा आपको ये डर होता है ना, जिस टीचर का पहला लेक्चर हो वो उस लेक्चर को सबसे ज्यादा डेप्थ में पढ़ता है, बजाय उसके जिसका ये लेक्चर देते हुए 18 साल हो गए। क्यों? क्योंकि उसको हर लफ्ज में ऐसा लग रहा होता है कि यार ये डिफिकल्ट वर्ड है, अगर इसका बैकग्राउंड पूछ लिया तो वो कहता है यार इस वर्ड के लिए ना मैं ये वाली किताब उठा के भी देखूंगा, इसमें इसका क्या मतलब लिखा हुआ था। वो भी फिर नोट बनाता है कि यार ये वाला वर्ड आएगा ना, एक एक वर्ड के लिए। वाई? वो फियर होता है कि अगर स्टूडेंट ने कुछ पूछा और हमने उसको जवाब नहीं दिया तो स्टूडेंट कहेगा अबे यार ये टीचर है, ये कैसा टीचर है, इसको तो पता ही नहीं है। जबकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अकले कुल नहीं है, इंसान अकले कुल नहीं है, उसको सब कुछ नहीं आ सकता। टीचर की अप्रोच ये होनी चाहिए, समथिंग यू डू नॉट नो आप उसको एक्सेप्ट करें और फिर आप बच्चे को कहें राइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वांट टू नो अबाउट इट टू, आई विल गो सर्च फॉर इट एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बजाय इसके कि यस देखा मैंने तुम्हें दिया इसीलिए था कि तुम लोगों को जो है ना पढ़ के नहीं आओगे, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, पता नहीं है, कल अब तुम इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दोगे। ऐसा ही होता है ना, यूजुअली टीचर ये करते हैं, जो नहीं आता कहते हैं मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, तुम कितने अटेंटिव हो, मैंने देख लिया, समझ में आ गया मेरी, अब तुम इस पे टॉपिक पे ना पूरी प्रेजेंटेशन बना के लाओगे और पूरी क्लास को दोगे। तो भाई किसी चीज के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी इंटरैक्टिव, यू नीड टू बी कम्युनिकेटिव विद द स्टूडेंट। आजकल का बच्चा आपका वो बच्चा नहीं है जो एक किताब तक महदूद है, उसके पास दुनिया उसके हाथ में होती है, इस मोबाइल, राइट। अच्छा, क्या क्या किया जा सकता है पढ़ने के लिए, किताब देने के अलावा क्या क्या किया जा सकता है? ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, आप उसमें और क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। लेकिन अगेन फिर आप प्रेजेंटेशन पे आ गए, प्रेजेंटेशन अगेन जो है वो टीचर सेंटर्ड हो गए क्योंकि टॉपिक आपने दिया है। एक्टिविटीज हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? देखिए टीचिंग मेथड्स में अगर आपने एक केस सिनेरियो बनाया, एक केस सिनेरियो बनाया और आज के टॉपिक के मुताबिक वो केस सिनेरियो आपने इस स्क्रीन पे ऑन किया और पूछना शुरू किया अपनी क्लास से
कि लेट्स स्टार्ट विद यू पीपल, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, ये एक सिनेरियो, इससे आप क्या समझते हैं, एंड देन द टीचर स्टूडेंट स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। फिर आप क्या कहते हैं, अब आप यहां सही और गलत का कॉन्सेप्ट भूल जाएं। एंड्रोगॉगी में जवाब सही या गलत नहीं होता, ठीक है, जवाब स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट होता है या जवाब नियरर टू करेक्ट होता है, राइट और रॉन्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे वो अपनी थॉट्स आपसे शेयर करता है बच्चा, और आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप उसे फैसिलिटेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं टू द राइट डायरेक्शन, बजाय इसके कि उसे कहने तुम गलत बता रहे हो, इसका सही जवाब ये है। जहां आप उसे कहते हैं कि आपने गलत किया है और सही जवाब ये है, वहां आप उसकी लर्निंग रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके दिमाग में ये इम्प्रिंट हो चुका कि सही जवाब वो है जो मेरे टीचर ने बताया था और मैं इससे अब नहीं हिलूंगा। ही वोंट स्टडी एनी मोर। तो आप कैसे सिनेरियो स्टार्ट करें? रोल प्लेइंग स्टार्ट कर लें। कितने लोग, कितने टीचर्स ऐसे हैं हमारे पास पाकिस्तान में जो रोल प्ले टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हो? आपने दो ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप को एक सिनेरियो दे दिया, दूसरे ग्रुप को दूसरा सिनेरियो दे दिया, और उन्हें बोला जी स्टार्ट प्लेइंग रोल प्ले। हम हमारे पास हेल्थ साइंसेस में क्या करते थे, हम एक क्लिनिकल सिनेरियो देते हैं, एक केस सिनेरियो देते हैं, एक हिस्ट्री देते हैं एक बच्चे को, उसे कहते हैं तुम पेशेंट हो, तुम डॉक्टर हो, ठीक है, उसको कहते हैं तुम्हें यह सब होना चाहिए, और इसको कहते हैं कि तुमने इसे डायग्नोस करना है, एंड देन दे रोल प्ले। वो उससे सवाल पूछता है, वो जवाब देता है। जब सारा हिस्ट्री आ जाती है तो जो बैठा हुआ देख रहा होता है ना, वो उन सबको नोट करके उसकी एक डीडी बन चुकी होती है। डीडी समझते हैं? डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन चुकी होती है। यानी उसके जहन में वो 4 या 5 बेसिक चीजें आ गई होती है कि यार ये इनमें से कोई एक चीज हो सकती है। तो अब क्या होता है, अब आप क्या शुरू करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग, इन 4 में से और शॉर्ट करना है। अच्छा, इसमें नाइट सिकनेस नहीं हो सकती, ये गया। अब आप क्या करते हैं, असेस करना शुरू करते हैं, एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो ये जो सारे बैठे हुए वो बैठ के एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट नहीं था, ये अब आपकी डिस्कशन से हो रहा है। वो कहता है यार ये है, आप कहते हैं हाँ यूर नियर, बट इसके लिए तो स्पेसिफिक चीज ये रिक्वायर्ड थी, क्या ये हिस्ट्री में है? तो वो कहता है नहीं, ये तो नहीं है। ओके, तो फिर ये वाला फाइनल खत्म हो गया। 3 बज गए, 3 में से 2 बज गए, 2 में से अल्टीमेटली 1 बज गया। द मोमेंट यू डू दिस, बच्चे के पास अब वो नॉलेज उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंप्रिंट हो गई उसकी मेमोरी पे, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस पे आ गई। ड्राइविंग है ना, बहुत दफा हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हुए अपने लोकेशन से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं किसी और सोच में, क्योंकि आप रोज वो ड्राइविंग करते हैं। कौन सा टर्न कब लेना है हर दफा क्या निशानियां देखते हुए टर्न लेते हो? नहीं लेते ना। तो ये एक ऑटोनॉमस क्रिएशन आपके पास हुई भी है। आपको पता होता है खुद ही के कहां टर्न लेना है। बहुत दफा ख्याल भी आता है कि अच्छा वो टर्न ले लिया मैंने, हाँ ले लिया। सोच किसी और में होते हैं, लेकिन वो ऑटोनॉमिक सिस्टम पे चल रहा होता है। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम तक लाने का तरीका ये है कि अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस दैट, वो ऑटोनॉमस सिस्टम पे नहीं आएगा। तो एंड्रोगॉगी टीचेस यू दैट कि आपको ये करना है। आगे चलें? अच्छा श्योर प्लीज। ये जो पहले वाला है इसमें एक होता फ्लिप्ड क्लासरूम, हाँ, अभी आएगा आगे, अभी आएगा, उस टेक्निक पे हम आने वाले हैं। हाँ यस, हाँ अभी हम आगे देखेंगे इसमें। अभी हमारे पास है ये आगे बहुत सारे तरीके आगे, उनमें से एक ये भी है। अब बहुत सारे तरीके आप आजमा सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस। आपने 73 बच्चे को पढ़ाने के बजाय अगर आप 73 में से 7 ग्रुप्स भी बना देते हैं, ठीक है, और उन्हें एक एक टास्क दे देते हैं ऑन द सेम टॉपिक, हर ग्रुप अपनी रिलेटेड टॉपिक को समराइज करके एक्सप्लेन कर देगा। इस तरह 10 ग्रुप्स छोटे छोटे हिस्सों में एक टॉपिक को कवर करेंगे, और वो 10 के 10 की उसमें पार्टिसिपेशन भी होगी, और 10 के 10 अब एक कोलैबोरेटिव एक्शन से उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो यू कैन यूज स्मॉल ग्रुप टेक्निक, लार्ज ग्रुप डिस्कशंस।
10 लोगों तक का एक स्मॉल ग्रुप होता है, इससे बड़ा बनाना शुरू कर दें, लार्ज ग्रुप बन जाता है। लार्ज ग्रुप्स में दे दें। आपके पास, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास हेल्थ साइंस में 400 बच्चे की क्लास होती है, तो 400 बच्चे को तो हम एक साथ नहीं ले सकते, तो उनके ग्रुप्स बना देते हैं। उन ग्रुप्स में लार्ज ग्रुप्स को एक एक असाइनमेंट टास्क दे देते हैं। वो टास्क जब समराइज होती है तो आपका वो टॉपिक स्टूडेंट खुद राउंड ऑफ करके खत्म कर लेता है, बजाय इसके कि आप एक पीपीटी बनाएं और लेक्चर दें। राइट? आपका काम भी बच रहा है ना, आपके एफर्ट्स भी बच रहे हैं, बजाय इसके कि आप बैठ के किताबें छानते हैं, फिर प्रेजेंटेशन पे टाइप करते हैं, फिर अच्छा सा डिजाइन डालते हैं, फिर एनिमेशन डालते हैं और फिर यहां लगा देते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। तो इसके बजाय क्या हो रहा है, आपने पॉइंटर्स बनाए जो डायरेक्टिव पॉइंटर्स हैं और बच्चे से उस पर आपने डिस्कशन किया। ठीक है। देन आ जाता है एक और टेक्निक है, फिश बॉल टेक्निक। बहुत कम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। फिश बॉल टेक्निक में क्या होता है, फिश बॉल टेक्निक में आप एक सर्कल में बच्चों को बिठा देते हैं।